ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लेक्चर के अगले हिस्से का आगाज़ करते हैं जो कि है 99 पार्ट बी। इस हिस्से में एक तो हम परचेज सिस्टम हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सिस्टम स्टडी करेंगे, पेरोल सिस्टम। लेकिन अगर सेल्स सिस्टम और परचेज सिस्टम आप पढ़ चुके हैं और इनके की पॉइंट्स को, कंट्रोल एक्टिविटीज़ वाले की पॉइंट्स को याद कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाकी के सिस्टम को भी समझने में, क्योंकि बाकी के सिस्टम भी इसी स्टाइल के ऊपर बिल्ड किए गए, इसी थीम के ऊपर बिल्ड किए गए हैं। पहले क्वेश्चन 7, तो ये किस सिस्टम से रिलेट कर रहा है? परचेज सिस्टम। ज़हन में रखिएगा, हमने हर सिस्टम में 3 कॉलम रखे हुए हैं। पहला है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है कंट्रोल एक्टिविटीज और तीसरा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इनमें आपने फ़र्क रखना है, ठीक है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में वो ऑब्जेक्टिव्स जनरल फॉर्म में बताता है। कंट्रोल एक्टिविटीज़ में नॉर्मली वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ बता रहा होता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स का जिक्र भी अमूमी तौर पे होता है। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव या कंट्रोल एक्टिविटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला हिस्सा जो है वो ऑडिटर। ये अहम बातें आपने जहन में रखनी है। और अभी तक मैंने आपको जो 2 सिस्टम करवाए और जो आज का सिस्टम भी होगा, इसमें भी यही चीज आपको सिखाऊंगा कि आपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है और समझना है। समझने से फायदा ये होता है, पता चल जाता है इस डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या उसी ऑब्जेक्टिव से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्लियर होना तो आपको पता चल जाता है कि ये वाली कंट्रोल एक्टिविटीज इस जगह पे आनी चाहिए, ये इसके ऑब्जेक्टिव से रिलेट करते हैं। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को पढ़ना भी है और क्या कहा था, याद भी करना है, सॉरी, पढ़ना है, याद नहीं करना। और कंट्रोल एक्टिविटीज में पढ़ना है और सिर्फ बोल्ड वालों को याद करना है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को ना पढ़ना है ना याद करना है। आज भी यही, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को आपने 2-3 दफा पढ़ना है, कंट्रोल एक्टिविटीज को पढ़ना है और सिर्फ की पॉइंट्स को याद करना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को इग्नोर, क्योंकि वो स्किल डेवलप करनी है। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं आधा काम सर छुड़वा रहे हैं, हालांकि उसी वो टेस्ट कंट्रोल एक्टिविटी खुद से बताती है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा, मुझे कैसे टेस्ट करना है। तो सिर्फ स्किल हमने बनानी है, असल चीज के ऊपर काम करवाना जो केस स्टडी में काम आएगी, जो एग्जाम में काम आएगी, वो क्या है, कंट्रोल एक्टिविटीज के कीवर्ड्स। लेकिन एग्जाम में याद रखें, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो आपने सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, ये जनरल रूल है। क्वेश्चन 7 कह रहा है एबीसी इंडस्ट्री डज नॉट हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स ऑन द परचेज सिस्टम। अच्छा, ये जरा परचेज सिस्टम को अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन में आपने बड़े ध्यान से ये देखना है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में वो सारे सिस्टम की बात कर रहा है कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की। यहां पे मुझे बताइए, सारे सिस्टम की बात कर रहा है कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की परचेज। इसका मतलब है आपको अगर ऑर्डर डिपार्टमेंट से पॉइंट मिले उस वहां से भी निकाल लें, अगर आपको रिसीविंग डिपार्टमेंट से पॉइंट मिले वहां से भी निकालें, अगर आपको बिलिंग से मिले काउंट के क्योंकि पूरे सिस्टम के बारे में उसने पूछ लिया, तो ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया। सिस्टम में कहीं से भी पॉइंट उसको निकाल के दे सकते हैं। अब पॉइंट कौन से निकालने, कह रहे हैं व्हाट एरर्स एंड मिस एप्रोप्रिएशंस में अकर इन दिस केस एक्सप्लेन। बताइए आप अगर परचेज सिस्टम उनका कंट्रोल्स नहीं है परचेज सिस्टम पे, क्या क्या एरर्स या फ्रॉड हो सकते हैं। इसका रूल बड़ा सिंपल है, हालांकि आप समझ रहे होंगे कि ये तो हमने पढ़े नहीं कंट्रोल लिस्ट या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखें, अगर अच्छे कंट्रोल्स एक्टिविटीज होंगे, अच्छे कंट्रोल एक्टिविटीज अगर होंगे तो कंट्रोल फायदा क्या होगा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव मीट होंगे। और अगर अच्छे कंट्रोल एक्टिविटीज नहीं होंगे
कंट्रोल एक्टिविटीज मीट नहीं होंगी। कब खाली है दोनों? चले, अच्छा पहले बता था नहीं चले। तो परचेज तो हमने, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एरर्स या मिस एप्रोप्रिएशन कौन सी होंगी? तो कौन सी होंगी एरर्स या मिस एप्रोप्रिएशन? आपने इन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को ही देखिए, अगर ये कंट्रोल एक्टिविटी सही नहीं परफॉर्म हो रही, वो कह रहा है कि कंट्रोल परचेज सिस्टम पे फारग है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई? ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे। इसका मतलब है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को ही नेगेटिव सेंस में आपने लिख देना है। जैसे अगर परचेजेस आर रिकॉर्डेड ओनली फॉर गुड सर्विसेज आर रिसीव्ड, यह है अगर कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, आप क्या लिखेंगे? परचेजेस में बी रिकॉर्डेड विदाउट रिसीविंग गुड्स आर सर्विसेज। गुड्स सर्विस रिसीव हुई नहीं, परचेज रिकॉर्ड कर ली, ये लो चीज आई नहीं, पैसे देने पड़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब बताइए क्या कंट्रोल्स वीकनेस या रिस्क हो सकते हैं, और कंट्रोल रिस्क क्या हो सकते हैं बताइए इसमें? परचेज इनवॉइसेस आर नॉट करेक्टली एंड आर में बी इनकम्प्लीटली रिकॉर्डेड, आर में बी इनकम्प्लीट। अच्छा और क्या हो सकता है? परचेज इनवॉइसेस may not be correctly posted in relevant customers account या may be posted in irrelevant customers account। वो आपका सेंटेंस है, जैसे मर्जी बना ले। क्या कंट्रोल रिस्क हो सकते हैं अगर ये कंट्रोल एक्टिविटीज नहीं होंगी? कैसे? हमने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को ही उलट कर देना है भाई। बना सकते हैं आप, और प्रैक्टिस कर लें इसके, बताइए। अकॉर्डिंग विद वैलिड परचेज, अगर गुड कंट्रोल्स नहीं होंगे, क्या कंट्रोल रिस्क है? हाँ, गुड्स में नॉट बी रिसीव्ड इन अकॉर्डिंग परचेज ऑर्डर। तो आपने ये देखा कि अगर आपको कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पता है ना, तो उसके कंट्रोल रिस्क जो है उसके वो आप बना सकते हैं। यानी कंट्रोल रिस्क के मुराद कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी कंट्रोल्स वीक होने की वजह से, और वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से बन जाते हैं। अब इसकी अलग से लिस्ट याद करने की जरूरत तो नहीं है, ये स्किल है जो डेवलप होगी आप में, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल से टेस्ट ऑफ कंट्रोल बनाने की स्किल भी है। जैसे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से कंट्रोल रिस्क बनाने की ये स्किल थी ना, कि उसी को नेगेटिव, वो कहे कंट्रोल्स नहीं है अच्छे, तो बताइए इस डिपार्टमेंट में क्या कुछ हो सकता है गलत, तो भाई कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सारे उलट हो जाएंगे। ये भी एक स्किल थी, सीख ली आपने आसानी से। अब आगे अगर पेरोल के सिस्टम में यही क्वेश्चन पूछे कि पेरोल सिस्टम पे कंट्रोल्स गुड नहीं है, बताइए क्या एरर्स या मिशन हो सकते हैं? बता देंगे। कैश एंड बैंक में पूछ लिया उसने कि कैश सिस्टम में अगर कंट्रोल सही नहीं है, इन्वेंट्री सिस्टम में अगर कंट्रोल सही नहीं है, बताइए क्या एरर या मिस एप्रोप्रिएशन हो सकती है? बता देंगे। अलहदा से सिखाने की जरूरत, यही स्किल है। अब देखिए अलहदा से लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं, 2 मिनट में आपको पता चल गया। इसी तरीके से कंट्रोल एक्टिविटीज में भी, इसमें तो एक ही तरीका था, उसमें 3 टेक्निक्स है, तो 2 मिनट में नहीं होता, वो 10 मिनट लगते हैं उसमें। लेकिन टेक्निक आप सीख लेंगे, हर सिस्टम की टेस्ट ऑफ कंट्रोल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपको फोकस करवा रहा हूं, जो ज्यादा अहम चीज है वो क्या है? कंट्रोल एक्टिविटीज के की पॉइंट्स और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को रीड करना। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब आगे चलते हैं, ये केस स्टडी है हमारे पास परचेज सिस्टम की। आपको एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म होते हैं, याद है? जब कंट्रोल स्ट्रांग हो, उन पर रिलाई कर। जब कंट्रोल्स वीक हो ना, हम रिकमेंडेशन देते हैं, और जब कंट्रोल स्ट्रांग हो ना, और रिकमेंडेशन नहीं देते, टेस्ट करते हैं। ये जहन में रखिएगा। इसीलिए क्योंकि एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर आपको सिस्टम देके कहता है इसमें से वीकनेसेस बताओ, और साथ में फिर दूसरी रिक्वायरमेंट में क्या कहता है? इम्पैक्ट और सजेशंस भी दो, रिकमेंडेशन दो। अगर कंट्रोल वीक हो तो कहेगा रिकमेंडेशन दो। किसी क्वेश्चन में कहेगा ये सिस्टम है, इसमें से स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ढूंढो, तो आपने वीक को इग्नोर कर देना है, स्ट्रॉन्ग ढूंढना है। और फिर उसकी अगली रिक्वायरमेंट क्या होगी?
टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो बताइए वीक वाले कंट्रोल्स के टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग वाले? याद रखिएगा, हर केस स्टडी में दुनिया का कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होता जो सारे का सारा फारग हो या सारे का सारा ठीक हो। ना 100% वो जीरो होता है, वो बिल्कुल फारग होता है, ना परफेक्ट होता है, मिडल सिचुएशन होती है 20-80 60-40 इस तरह। तो किसी भी सिस्टम जो आपको देगा उसमें गुड कंट्रोल्स भी होंगे, बैड भी होंगे। आपने किन के ऊपर फोकस करना है, किन को पिक करना है, किन को छोड़ना है, रिक्वायरमेंट बताएगी। अगर रिक्वायरमेंट में है वीक कंट्रोल्स तो गुड को छोड़ के वीक को पिक करना है। क्वेश्चन अगर वीकनेस बोलेगा, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि मुझे स्ट्रेंथ इन कंट्रोल्स बताओ तो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल पिक करने हैं, वीक को इग्नोर करते हैं। रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ AL एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट एंड गिव योर रिकमेंडेशन टू AL। 3 चीजों को अंडरलाइन करें। किस किस को? वीकनेस और पॉसिबल इफेक्ट और रिकमेंडेशन। इसका मतलब है हमने सोल्यूशन में से 3 चीजें बतानी है। लेकिन आपको पता है डोर का एक सिरा हमारे हाथ आ जाए ना तो उसको रोल ओवर करते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच ही जाते हैं। अगर वीकनेस हमने पकड़ ली उसका इफेक्ट तो बता ही सकते हैं। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर वीकनेस ऐसे ही चलती रही तो क्या तबाही हो जाएगी? अगर वीकनेस ऐसे ही चलती रही क्या तबाही हो जाएगी? एक स्टूडेंट रोज ऑडिट नहीं पढ़ रहा, केस स्टडी नहीं कर रहा, वीकनेस है। इम्प्लीकेशन क्या है? वो पेपर फेल हो सकता है। शाबाश। रिकमेंडेशन क्या है आपकी? डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। और अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैं हर रोज 2 घंटे पढ़ता हूं, केस स्टडी भी करता हूं, फिर हमें उसे रिकमेंडेशन देनी है कि 2 घंटे पढ़ा करो, 1 लगाया, बोल तो रहा हूं पढ़ता हूं। गुड कंट्रोल है तो रिकमेंडेशन नहीं देनी, फिर क्या करना है? टेस्ट करना है कि वाकई ही 2 घंटे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो जब कंट्रोल्स गुड होंगे तब टेस्ट करने हैं, जब वीक होंगे तो यहां पे कंट्रोल्स वीक। क्लियर? तो वीकनेस स्पीक करना सबसे अहम काम है। उसके बाद उस वीकनेस की बेस पे ही इंपैक्ट बताना है और उस वीकनेस को ही हमने उलट करके रिकमेंडेशन में कन्वर्ट कर देना। पहला कह रहा है यू आर द ऑडिट सीनियर एट एडवांस लिमिटेड which is engaged in business of assembling and marketing of consumer electronics. The process followed by AL for procurement is as follows. पहला, store department generates a numerically sequenced purchase requisition. numerically sequenced को underline करें। ये क्या है? प्री नंबर। गुड कंट्रोल वीक, अंडरलाइन करके इग्नोर कर दें। हाँ, अंडरलाइन करके हल्का सा क्रॉस लगा दें। फिर इसके बाद when the quantity falls below reorder level, जब रीऑर्डर लेवल से क्वांटिटी कम हो जाती है, तो इसका मतलब है इन्वेंट्री लेवल्स भी मेंटेन किए गए हैं। गुड कंट्रोल अंडरलाइन करें और साथ में हल्का सा क्रॉस लगा दें, क्योंकि ये गुड कंट्रोल तो है लेकिन रेलिवेंट नहीं है। ठीक है। पीआर शोज, पीआर क्या? परचेज रिक्विजिशन। Purchase requisition shows the name of goods and quantity required and is signed by store officer. Signed को अंडरलाइन करें। क्या डॉक्यूमेंट्स पे साइन होना, अप्रूवल होना कंट्रोल है? बहुत अच्छा कंट्रोल है। अंडरलाइन करें, हल्का सा टिक लगा दें, क्रॉस लगा दें, क्योंकि ये भी गुड कंट्रोल है। The approved purchase requisition is forwarded to the purchase department for procurement. परचेज डिपार्टमेंट कंट्रोल, इसका मतलब है वही बंदा परचेज नहीं कर रहा, सेग्रीगेशन पहुंच गए। ये अब कंट्रोल्स बैठ रहे हैं आपके जहन में, ये भी अच्छा है क्या नहीं? तो अंडरलाइन करें, क्रॉस कर दें। ये क्या? इस पॉइंट में कोई भी वीकनेस नहीं हो सकता है, हो सकता है। शाबाश। आगे चलते हैं, मायूस नहीं होना, आगे बहुत जिंदगी पड़ी है। आगे देखें क्या हमारे नसीब में लिखा है। सेकेंड, बस स्ट्रेंथ इधर तक ही थी, आगे वीकनेस ही है। परचेज डिपार्टमेंट हैज ए लिस्ट ऑफ सप्लायर विच वाज प्रिपेयर्ड इन 2015 बाय इंक्लूडिंग ऑल द सप्लायर्स हु हैड सप्लाइड गुड्स टू AL ड्यूरिंग प्रीवियस 5 years। अच्छा, जिस वक्त ये पेपर हुआ 2018 का टाइम था, आउटडेटेड नहीं है।
अपडेटेड 3 साल पहले की लिस्ट नहीं काम चलेगा, वीकनेस है। क्या इम्प्लीकेशन है, मार्केट में अच्छा सेलर अगर मौजूद है जो गुड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, कर सकता है, वो लिस्ट में ऐड नहीं हो सकेगा। अच्छे लोग भी तो आते रहते हैं मार्केट में, तो हर साल आते रहते हैं। लेटर सम सप्लायर्स वर एड, तो ये वीकनेस आ गई ना, अंडरलाइन कर लें, ये इन 2015 को अंडरलाइन कर लें, या जिसको आप मुनासिब समझे, जिससे पता चल जाए कि पुरानी लिस्ट है 15, और इसके साथ टिक कर ले, इसी को तो ढूंढना था। अच्छा, टिक क्रॉस का मतलब गुड कंट्रोल बैड कंट्रोल नहीं है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेलिवेंट इररेलिवेंट है, ये रेलिवेंट हो गया, ठीक है। फिर इसका रिकमेंड क्या करते हैं, रिकमेंडेशन दे, लिस्ट शुड बी अपडेटेड रेगुलरली, ऑन रेगुलर बेसिस या ऑन एनुअल बेसिस, ईयरली बेसिस, ठीक है। Later some suppliers were added to the list on the recommendation of the store manager. एक्सेस है, देखा, स्टोर मैनेजर भाईजान, जैसे वो स्टोर क्लर्क कर रहा था, क्या कर रहा था, वो अप्रूव कर रहा था क्राइटेरिया, केस स्टडी में क्लर्क, यहाँ पे स्टोर मैनेजर सप्लायर्स को ऐड कर रहा है, तो वो हर अपने भाई को ऐड करवा दिया होगा उसने, छोटे भाई को, बिल्कुल। तो यहाँ पे कंट्रोल वीकनेस क्या है कि सप्लायर लिस्ट इज अपडेटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टोर लेजर। और इफेक्ट क्या हो सकता है इसका कि अनरिलायबल सप्लायर्स ऐड हो सकते हैं जो पुअर क्वालिटी सप्लाई करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब ये दो प्रॉब्लम्स हो गई। When a purchase requisition is received, the 5 most experienced suppliers are contacted and purchase order is issued to most experienced supplier, provided he agrees to supply the goods on the same price which was paid by AL on the latest purchases. इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो कह रहा है लेटेस्ट प्राइस पे अगर आप देने को तैयार है तो नो सर, कोटेशन नहीं चाहिए सर। कोटेशन नहीं, हो सकता है कि उससे भी कम प्राइस पे देने को तैयार हो सकता है कोई उससे भी कम प्राइस पे देने को तैयार हो। प्राइस में कंपटीशन की वजह से प्राइसेस डिक्रीज भी करते हैं लोग। तो इसमें क्या पिक कर लिया आपने कि कोटेशन या बिड्स कॉल नहीं हो रही, इंपैक्ट क्या होगा, एक्सपेंसिव गुड्स आप परचेज कर रहे होंगे, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या होगी, कोटेशंस कॉल करनी चाहिए सबको बेच के। फिर इसके बाद आगे कहानी चल रही है, कह रहा है परचेज ऑर्डर इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ एन ईमेल बाय परचेज मैनेजर। इसमें कोई कबाहत नहीं है, आईटी सिस्टम के जरिए कम्युनिकेशन करे, प्रोवाइडेड कि आपके आईटी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। इन इटसेल्फ इंफॉर्मेशन ईमेल भेजना गलत नहीं है। ए कॉपी ऑफ द ईमेल इज आल्सो सेंट टू स्टोर मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। इन केस ऑफ लार्ज और अनयूजुअल परचेजेस, परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर आर आल्सो ऑथोराइज्ड बाय स्टोर मैनेजर prior to sending the email। स्टोर मैनेजर ही ऑथोराइज कर रहा है, लेकिन स्टोर मैनेजर ने तो रिक्विजिशन भेज दिया, मुझे इतना सामान चाहिए, ऑथोराइजेशन उसने थोड़ी करनी है। पता नहीं वो उससे रेलिवेंट चीजें भी ये मंगवा रहा है कि कुछ और मंगवा रहा है। ईमेल रिटर्न सबर किया करेंगे, बिल्कुल। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, स्टोर मैनेजर खुद ही ऑथोराइज करेगा, ठीक है। ऑथोराइज कोई डिपेंडेंट पर्सन करना चाहिए, कोई सीनियर पर्सन करना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। क्लियर जी, ठीक है। अनऑथोराइज्ड गुड्स, इंपैक्ट क्या होगा, अनऑथोराइज्ड गुड्स में भी परचेज। रिकमेंडेशन क्या है, मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। तो इसका मतलब पहले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेकंड वाले में भी 2 आ गई, थर्ड वाले में भी 2 आ गई, 2 और 2 4। उसने बताया हुआ हमने कितनी ढूंढनी है, वहां 1 1 1 5 थी, 15। मेरे ख्याल है 5 वीकनेसेस तो होनी चाहिए कम अज कम। बाकी हम 1 2 6 7 भी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। 4 हो गए। ऑन रिसीविंग द गुड्स द स्टोर, हम सारी आइडेंटिफाई कर देंगे जितनी, और हाँ रुक नहीं जाना 5 पे, मिनिमम 5 है, बाकी जितनी आइडेंटिफाई कर ली वो कर ली।
On receiving the goods, store officer agrees the good dispatch note of the supplier with the purchase order to ensure that description of goods is the same as were ordered by AL. नहीं, जब चीजें आ रही हैं वो क्या कर रहा है, चीजें आ रही हैं अपने परचेज ऑर्डर को सप्लायर के गुड डिस्पैच नोट के साथ मैच कर रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? गुड्स के साथ मैच करना चाहिए। यस, हो सकता है कागजों में कुछ और क्वांटिटी लिखी है, गुड्स कुछ और है। हमें सप्लायर का गुड डिस्पैच नोट देखना चाहिए, अपने परचेज ऑर्डर से मैच करना चाहिए कि जो गुड्स हैं वो गुड्स रिसीव हुई है वो गुड्स से मैच करो, या अपने गुड्स शीट नोट से मैच, अपनी डॉक्यूमेंट से मैच करो ना। सप्लायर के गुड डिस्पैच नोट से थोड़ा ही मैच करेंगे, फिजिकल गुड से मैच होना चाहिए। यहां पे प्रॉब्लम है क्योंकि गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड मे नॉट बी एज पर ऑर्डर। ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, तो ये एक प्रॉब्लम। क्लियर? रिकमेंडेशन क्या होगी? गुड्स रिसीव्ड शुड बी मैच विद परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर को गुड रिसीव्ड से मैच करना, इंश्योर करने के लिए कौन सी गुड्स रिसीव की है। एन एक्नॉलेज कॉपी ऑफ GDN इज गिवन टू द सप्लायर को उस GDN की कॉपी पे साइन करके भेज दिया जाता है। Another copy is sent to accounts department. हाँ जी, लेकिन अगर वो GDN भी ले गया, ये हमारा रिकॉर्ड नहीं है, ये उसने हमसे एविडेंस ले लिया, वो ठीक है, लेकिन हाँ हमने यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को GDN नहीं भेजनी चाहिए थी। ये आगे चल के हम देखते हैं, लेकिन अभी मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ आगे चल के GRN भेजने हैं कि नहीं। अगर आगे चल के GRN भी भेज रहे हैं तो चलो ठीक है, GDN भी भेज दिया, एक्स्ट्रा था काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आगे चल के GRN नहीं भेजी ना, फिर गलत, क्योंकि वो एंट्री नहीं सही पास कर सकेगा। ठीक है, कह रहा स्टोर डिपार्टमेंट प्रिपेयर सीक्वेंशियली नंबर्ड गुड रिसीट नोट विच इज साइंड बाय स्टोर ऑफिसर आफ्टर काउंटिंग द गुड्स। ये गुड सिस्टम चल रहा है। एंट्री इन द स्टोर लेजर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ GRN। स्टोर लेजर में एंट्री GRN की बेस पे आ रही है। अच्छा, ये स्टोर लेजर होता पता क्या है? बिन कार्ड कभी सुना है आपने? बिन कार्ड नहीं सुना? इन्वेंट्री कार्ड सुना है? ये इन्वेंट्री कार्ड है। इन्वेंट्री कार्ड हमारे डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। इन्वेंट्री कार्ड हमारे, इसलिए अगर इसमें एंट्री हो रही है सही हो रही है, लेकिन ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं, GL सिस्टम का हिस्सा नहीं। समझ रहे हैं ना? जैसे वो सब्सिडरी लेजर होता है डेटर्स का क्रेडिटर्स का, वो भी हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, रफ वर्किंग है, ये भी रफ वर्किंग है, इसमें कोई वीकनेस नहीं है। इस 6 में ऑन रिसीविंग इनवॉइसेस परचेज इज रिकॉर्डेड बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट आफ्टर कंपेयरिंग द क्वांटिटी रिसीव्ड as per GDN with PO and the invoice। हाँ जी, यहाँ पे GDN की बजाय उसे कंपेयर GRN के साथ करना। इसका मतलब है GRN की बेस पे नहीं बन रही, GRN की बेस पे होना चाहिए था। और दूसरा देखिए, जो एंट्री कर रहा है वो इनवॉइस की बेस पे कर रहा है। जब इसके पास इनवॉइस ऑन रिसीविंग द इनवॉइस, हालांकि हाँ सेल, हालांकि इसकी एंट्री किसकी बेस पे होनी चाहिए? GRN की बेस पे। ये वीकनेस सामने आ गई आपके कि यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को एंट्री किस इनवॉइस की बेस पे करनी चाहिए? GRN की बेस पे। GRN वो नहीं कर रहा, किसकी बेस पे कर रहा है? एंड पे कट ऑफ एरर आ जाएगा। क्लियर? ये कितने वीकनेस सामने आई? 6-7। ठीक है, अब वही गलती, हिडन एडजस्टमेंट, हिडन वीकनेस, एक हिडन वीकनेस में थी, अब आपको याद आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन में उसने कहीं पे लिखा है कि जब गुड्स रिसीव हुई है उनकी इंस्पेक्शन हो रही है, नहीं इंस्पेक्शन नहीं, तो ये एक हिडन वीकनेस थी। ये भी आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए ताकि इंश्योर कर लें क्वालिटी गुड्स रिसीव की जा रही हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 4 या उससे ज्यादा वीकनेसेस आइडेंटिफाई की? सारी कर ली थी, शाबाश, बेहतरीन। अच्छा, मुझे ये बताइए
इसमें अब इतना को आपकी प्रैक्टिस तो होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या रटा लगाना जरूरी है? नहीं आता। सिर्फ वो आपको कंट्रोल एक्टिविटीज याद होना। अब ये और 90% इसी तरह होगा, 90% केस स्टडी चांसेस है और वो इसी तरीके से इंशाल्लाह सॉल्व। हाँ ये प्रॉब्लम आपको आएगी कि क्वेश्चन में 8 हैं आप 6 की, क्वेश्चन में 5 है आप 4 आइडेंटिफाई, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, लेकिन ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, आई कि आप जानबूझ के चैलेंजिंग इश्यूज रखता है। अगर आपने 80% तक पॉइंट मैच कर लेना केस स्टडी के पॉइंट भी, वर्ड्स तो आपको पता है कभी वर्ड सिर्फ रटे वाले क्वेश्चन के मैच होते हैं, केस स्टडी के वर्ड्स कभी मैच नहीं होते। केस स्टडी में हमने कंसेप्ट या वैलिड पॉइंट्स को मैच करना होता है। केस स्टडी में किसको मैच करना होता है? कंसेप्ट या अगर आपके 80% तक कंसेप्ट या वैलिड पॉइंट्स मैच हो गए, इसका मतलब है ठीक है आप पार हैं। क्लियर? अच्छा, अब पे रोल सिस्टम आपकी इसके बाद क्लास है? किस वक्त? 11:30 है ना, तो लेक्चर चला लें, आगे कोई कबाहत तो नहीं है? हाँ अपलोड कर देंगे, हाँ अगर कोई जाना चाहे तो अपलोड कर देंगे, ठीक है। और सीला वाले जो स्टूडेंट्स हैं कोई वो उनको भी एडजस्ट कर लेंगे कहीं, हाँ आज उनको भी बढ़ा दें, उनको किसी दूसरे कमरे में फिलहाल बिठा दें, सीला के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, नहीं लाइब्रेरी में, हाँ या हाइब्रिड में बैठना चाहें तो चला लें आज ये। अच्छा टोटल टाइम कितना हो गया मुझे ये बताइए, इफेक्टिव घंटे ब्रेक निकाल के और उससे पहले 1 घंटा हो गया। अच्छा चले ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब हम चलते हैं परचेज सिस्टम, अब हम चलते हैं पे रोल सिस्टम की तरफ। पे रोल सिस्टम परचेजेस वगैरह के सिस्टम की निस्बत आसान है। अब जो आगे आपके तीनों सिस्टम है ना, याद रखें, पे सेल्स एंड परचेज सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होते हैं, पहली रीज़न, और दूसरे उसमें कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं। इसलिए आप देखेंगे पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस है ना, ये भी सेल्स और परचेज सिस्टम के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आप जब वॉल्यूम 2 की तरफ जाएंगे। पेरोल मॉडरेट लेवल का सिस्टम है और कैश एंड बैंक और इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट इजी सिस्टम है, ये इजी सिस्टम। पेरोल सिस्टम का मतलब क्या है कि ऐसा सिस्टम जिसमें एम्प्लॉयज को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज को विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस सैलरी पे की जाएगी। उसमें बड़े बड़े फ्रॉड तो कुछ आप खुद भी खबरों वगैरह में सुनते रहते होंगे कि बोगस एम्प्लॉयज, फेक, फिक्टिशियस, या जिसे घोस्ट एम्प्लॉयज भी कहा जाता है, यानी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ पेरोल पे सैलरी मिलती जाती है उनको किताबों। या बाज़ का ऐसा होता है एम्प्लॉयज जेन्युइन है, घर होते हैं, उनको तनख्वाह मिल रही होती है सरकारी महकमों में काम, या इवन प्राइवेट महकमों में काम आते हैं, फारिग बैठे रहते हैं, एक्स्ट्रा काम ओवर टाइम कोई नहीं होता, क्लेम कर लेते हैं मैनेजर। तो ये कुछ बड़े, या सैलरी को कैलकुलेट करते हुए रेट या आवर्स गलत प्रोसेस हो जाते हैं। तो ये मेजर कुछ एरर्स हैं जो कि पेरोल में आ सकते हैं। इनको समझने के लिए आपको पेरोल शीट समझना पड़ेगी। अगर पेरोल शीट को समझ लिया आपने, पेरोल सिस्टम को समझ लिया, और पेरोल शीट वैसी ही है जैसी आप टैक्स में पढ़ते थे। टैक्स पढ़ा आपने? उसमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की है कभी एम्प्लॉय की? फर्क सिर्फ ये शीट नहीं, क्या है क्या बेसिकली शीट में और उस कैलकुलेशन में फर्क क्या है? वो कैलकुलेशन होती थी एक एम्प्लॉय की और वो होती थी ऐसे, ये ऊपर से चाहिए क्या कहते हैं, वर्टिकल, वो वर्टिकल होती थी। ये कैलकुलेशन है हॉरिजेंटल, और इसमें एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि 20, 25, 50 एम्प्लॉयज होते हैं, सिर्फ यही फर्क है, वरना बाकी सारी चीजें वही है। किसी भी पेरोल शीट का फॉर्मेट ये है, सबसे पहले सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 5, एम्प्लॉयज का नाम मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डी, ए। फिर इसके आगे जितने आवर्स उसने काम किया है वो आवर्स लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 200, रेट लिखा जाता है ₹50 पर आवर। आगे उसके बेसिक पे आ जाएगी,
बेसिक अलाउंसेज ऐड होंगे। अलाउंसेज क्या हो सकते हैं? हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, वो ऐड होंगे, ग्रॉस पे आ जाएगी। फिर अच्छा, डिडक्शंस दो तरह की होती हैं। एक वो डिडक्शन जो एम्प्लॉय से पूछ के डिडक्ट करते हैं वरना डिडक्ट नहीं करते, उसे कहते हैं वॉलंटरी डिडक्शन, जैसे लोन की रीपेमेंट, जैसे ग्रेचुटी की डिडक्शन। और एक वो डिडक्शन जो एम्प्लॉय कहे या ना कहे डिडक्ट करनी होती है, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जैसे टैक्स। तो डिडक्शन दो तरह की है, एक स्टैट्यूटरी, एक वॉलंटरी। डिडक्शन के बाद नेट पे आ जाती है, ये कैलकुलेशन हो जाती है नेट पे, टोटल ये बन जाता है। इस शीट को अप्रूव करके सीएफओ के हवाले किया जाता है। सीएफओ इस लिस्ट की बेस पे एक ट्रांसफर लिस्ट बनाता है या चेक लिस्ट बनाता है कि हर एम्प्लॉय का ये जो नेट पे आ रहा है ना, या तो डायरेक्टली इसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो, या दूसरा तरीका चेक दे दो, या तीसरा तरीका भी होता है, अगर टैक्स वाले ने पता नहीं क्या 25-30 हज़ार है, 25,000 से कम है तो कैश भी दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो, वरना चेक या बैंक ट्रांसफर। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बैंक ट्रांसफर है। हाँ, जो टीएस वगैरह होते हैं इनको कैश के जरिए पेमेंट हो। आप भी जब फॉर्म में जाएंगे आर्टिकल्स नहीं, आपका अकाउंट खुलवा लेंगे वो। हाँ, 2-4 हज़ार हाँ जी, फर्क है। तो ये 3 तरीके, भाई ये समझ आ गया आपको सिस्टम। अब सुनिए, पेरोल सिस्टम 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। परचेज सिस्टम कितने हिस्सों में डिवाइडेड था? सेल्स सिस्टम कितने हिस्सों में डिवाइडेड? पेरोल सिस्टम भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड। पहला हिस्सा है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरीज। दूसरा हिस्सा है हमारा कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन। तीसरा तरीका है पेमेंट, तीसरा स्टेप है पेमेंट। और फोर्थ रिकॉर्डिंग, यानी कैलकुलेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, फिर कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन, फिर पेमेंट, और फिर इस सारे का जीएल में रिकॉर्ड। अब ये देखेगा पेरोल शीट, समझ आ गया आपको क्या होती है? इसमें एम्प्लॉइज की तादाद बढ़ती जाएगी, बाकी कैलकुलेशन वही जैसे टैक्स में थी। पहली चीज, क्या आप एग्री करते हैं अगर ये पेरोल सही बनी है? क्योंकि सैलरीज अकाउंट में जो एंट्री जाएगी वो इसी पेरोल की बेस पे जाएगी। क्या आप एग्री करते हैं कि जो पेरोल ठीक है तो सैलरी एक्सपेंस भी ठीक होगा? इसका मतलब है हमारे ऑडिट का पूरा फोकस जो है ना पेरोल के अंदर, इस पेरोल शीट के ऊपर है। ये सही तो पेरोल एक्सपेंस है। अब इसको वेरीफाई करना है हमने, इसको वेरीफाई कर लिया, सारे पेरोल के ऑडिट में सारे कंट्रोल्स में इससे रिलेटेड ही बात करेंगे हम। ये पेरोल शीट सही बन रही है कि नहीं ये देखना, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा कौन सा था? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेजेस एंड सैलरी। ये हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, ये है पहला पार्ट। डिडक्शन सही है कि नहीं? नेट पेमेंट की कैलकुलेशन सही है कि नहीं? पेमेंट और पेमेंट ठीक हो गई कि नहीं? ठीक है, ये तीसरा। और फिर इसके बाद जीएल में रिकॉर्डिंग इस सारी शीट की। जीएल रिकॉर्डिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रॉस पे अलग अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, डिडक्शंस के टी अकाउंट्स अलग होते हैं, नेट पे अलग होते हैं अकाउंट में। क्लियर? अब हमने देखें इस पेरोल शीट के 4 हिस्से किए, हर हिस्से से रिलेटेड हमने डिस्कशन करनी है। बड़ी कॉमन सेंस है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको थोड़ा सा सिस्टम बता दूं। पहले पेरोल शीट आ गई, अब प्रैक्टिकली सिस्टम कैसे चलता है। अब ये सिस्टम जो किताब में नहीं है वो बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली जब कभी किसी भी डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे परचेज सिस्टम में रूल था ना कि कोई डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से नहीं चीज़ें खरीद सकता, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। उसी तरह यहाँ पे भी किसी डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय की ज़रूरत है, जैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फैक्ट्री वालों को, वर्कर्स वहाँ पे लेबर जो है ना वो दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, वो आते जाते रहते हैं, उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती, तो वो खुद से हायरिंग नहीं करता। वहाँ पे जो फैक्ट्री सुपरवाइज़र है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अखबार में इश्तिहार देता है,
अगर तो फैक्ट्री में ज़रूरत हो तो उसके मुताबिक स्किल्स लिख देता है, अगर ऑफिस में ज़रूरत है तो उसके मुताबिक स्किल्स लिख लेता है कि अकाउंटेंट की ज़रूरत है वगैरह। फिर इसके बाद इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, टेस्टिंग करता है, वो सारा सिस्टम मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे, वो हमारे ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ही रेलिवेंट है। जब कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल कर लिया जाता है, उनके साथ एक लेटर साइन किया जाता है जिसे कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया जाता है, उस पर टर्म्स एंड कंडीशन होती है जॉब की, और प्लस ये लिखा जाता है आपकी सैलरी क्या होगी। अगर तो ऑफिस का एम्प्लॉइज है तो मंथली सैलरी लिखी गई होती है, और अगर वो एम्प्लॉय है फैक्ट्री वर्कर्स तो उसका आर्ली रेट लिखा होता है। शाबाश। एग्रीमेंट लिख के ह्यूमन रिसोर्स वाला एक कॉपी अपने पास रख लेता है, एक कॉपी एम्प्लॉय को दे दी जाती है, और फिर एम्प्लॉय को भेज दिया जाता है उसके रेलिवेंट डिपार्टमेंट में, जैसे फैक्ट्री। अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक कॉपी अपने पास रखेगा इस लेटर, और एक कॉपी आगे पेरोल डिपार्टमेंट भेज देगा। पेरोल डिपार्टमेंट का काम है उसने पेरोल प्रिपेयर करनी है, तो एक कॉपी उसको भेजने के दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि ये एम्प्लॉय आज से आ गया, इसकी पेरोल स्टार्ट कर दो, और दूसरा यहाँ पे जो रेट लिखा हुआ है ना इसके मुताबिक पेरोल स्टार्ट करनी है। अब बंदा पहुंच गया जो वर्कर था फैक्ट्री वाले ने उसे लगा दिया काम पे। अब फैक्ट्री वाला ये डॉक्यूमेंट्स जेन में रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने सबसे अहम डॉक्यूमेंट क्या जनरेट की थी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में? अपॉइंटमेंट लेटर, जिस पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी थी, पॉइंट जेन में रखिएगा। फिर इसके बाद जब फैक्ट्री सुपरवाइजर के पास में जो आ जाता है, फैक्ट्री सुपरवाइजर उस बंदे से जो भी उसने काम लेना है काम लेता है। फैक्ट्री सुपरवाइजर हर एम्प्लॉय का एक कार्ड रखता है अपने पास, जिसे कहते हैं टाइम कार्ड। हर एम्प्लॉय का अलग-अलग होता है, हर महीने का अलग-अलग होता है कि ये एम्प्लॉय किस दिन आया, किस दिन छुट्टी की, जिस दिन आया टाइम इन कितना था, टाइम आउट कितना था, टोटल आवर्स कितने वर्क हुए। ओवर टाइम हो तो वो 8 बन जाएगी, 11-12 घंटे। रेगुलर स्टैंडर्ड टाइम है तो 8 घंटे बन जाएंगे। मंथ एंड के ऊपर सुपरवाइजर ने ये सारे टाइम कार्ड साइन करके पेरोल डिपार्टमेंट भिजवा देने। अब जरूरी है कि ये सारे टाइम कार्ड सीक्वेंशली प्री नंबर्ड हों ताकि दरमियान में कोई मिसिंग ना हो। दूसरा जरूरी है साइंड बाय सुपरवाइजर हो, एम्प्लॉय खुद साइन करके ना भेज रहा हो, वरना वो लेट भी आएगा तो कहेगा मैं टाइम पे आया हूं। ये जो टाइम कार्ड है कौन बना रहा हो? सुपरवाइजर। ठीक है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम है क्लॉक कार्ड सिस्टम। क्लॉक कार्ड सिस्टम ये होता है, कार्ड दे दिया जाता है आपको और आप उसको स्वाइप टाइम इन रिकॉर्ड कर लेता है, फिर स्वाइप करते हैं टाइम आउट रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, ये सिस्टम, इस सिस्टम में अगर ये सिस्टम आपको केस स्टडी में देता है, आपने कहना है इस सिस्टम में एक वीकनेस है। क्या? एक एम्प्लॉय मल्टीपल कार्ड्स को स्वाइप कर सकता है। अब इसके दो तरीके हैं, एक कैमरा लगा दिया है पता चल जाए मल्टीपल पार्टीज स्वाइप में, और दूसरा बायोमेट्रिक सिस्टम की तरफ आ जाएं। बायोमेट्रिक सिस्टम में हाँ वो गुड्डा नहीं होता, हालांकि वो इंग्लिश मूवीज में उसका भी इलाज बताते होते हैं। तो लेकिन बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट आ गई। अब तो वो आंख को भी स्कैन कर लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, रेटिना स्कैन कर लेते हैं। हाँ, अब तो मोबाइल भी शायद कुछ आ गए हैं ऐसे रेटिना स्कैन के जरिए। हाँ बिल्कुल, तो सिस्टम बहरहाल है। क्लॉक कार्ड सिस्टम जो है इसमें वीकनेस है, ये क्लियर होगी बात आपको। क्लॉक कार्ड सिस्टम है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब देखिए किस जगह पे थे हम, कि फैक्ट्री वर्कर ने टाइम कार्ड सारा साइन करके पेरोल डिपार्टमेंट भेजा। अब पेरोल डिपार्टमेंट स्कूल से बैठा था, इसके पास दो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। कौन कौन से? अपॉइंटमेंट लेटर उधर से आ गया ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, टाइम कार्ड। ये क्या करता है, जिन जिन एम्प्लॉइज के इसके पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में से रिकॉर्ड, उनको ऐड करता रहता है, इनको ऐड करता रहता है। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिन एम्प्लॉइज को कहता है कि जी वो छोड़ के जा चुके हैं, उनको डिलीट कर देता है। पहली चीज़, यहाँ पे जो पेरोल डिपार्टमेंट में बंदा बैठा है ना, इसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉइज को अपनी मर्जी से ऐड कर ले, वरना ये कंट्रोल वीकनेस होगी किसी फेक एम्प्लॉय को रिकॉर्ड। जितने भी एम्प्लॉइज की एडिशन हो रही है वो विद अप्रूवल ऑफ HR डिपार्टमेंट। दूसरा इशू सुन लें,
फैक्ट्री सुपरवाइजर को चाहिए कि जो एम्प्लॉयज भी छोड़ के गए हैं ना, इमीडिएटली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को और पेरोल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। किस लिए? ताकि आइंदा से उसकी सैलरी प्रोसेस ना हो। वरना बहुत टाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉय छोड़ के जा चुका होता है, लेकिन सुपरवाइजर ने चूंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया, उसको सैलरी मिलती रहती। एक केस स्टडी में उसने कहा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, अब आईटी सिस्टम यूज कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट मेंटेन की हुई है ना, इस लिस्ट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इस लिस्ट को ओपन करने के लिए उसका जो पासवर्ड है वो है उसकी पालतू बिल्ली, उसका नाम, और वो अक्सर अपने कोलीग से जिक्र करता रहता है वो बिल्ली जो बड़ी प्यारी है। अब बताइए क्या इसमें कोई वीकनेस है? क्या वीकनेस है? वीक पासवर्ड, इजीली सारे गैस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी वीकनेस उसने अब ये उसने आईटी का टच दिया था ह्यूमन इसमें पेरोल में। दूसरे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने जिन एम्प्लॉयज की, जो एम्प्लॉयज रिजाइन करके गए, उनकी इमीडिएटली लिस्ट फॉरवर्ड कर दी ये सुपरवाइजर ने पेरोल डिपार्टमेंट को, एचआर को भी कर दी। अब बताएं, इमीडिएट प्रॉब्लम है कोई? इसके बावजूद भी सैलरी ट्रांसफर होती रही रिजाइंड एम्प्लॉयज को। क्या प्रॉब्लम है? ईमेल पहुंच गई लेकिन उसने उसकी जंक बॉक्स में चली गई, रीड नहीं की। रिस्क है। इसीलिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन याद रखें, आपने सिर्फ मैसेज को सेंड नहीं करना होता, एक्नॉलेजमेंट लेनी होती है कि रिसीव कर लिया कि नहीं उसने। तो जहां पे एम्प्लॉय रिजाइन करें, आपने कम्युनिकेट करना है, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी लेनी है ताकि पता चल जाए उस बंदे तक मैसेज पहुंच भी गया है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा ईमेल जब आप करते हैं उसमें एक ऑप्शन होती है कि रेसिपिएंट जैसे ही आपकी ईमेल को रीड करेगा आपको मैसेज मिल जाएगा। आता है ना, ईमेल के अंदर ये ऑप्शन होती है, इनेबल करनी पड़ती है, ऑप्शन होती है। जैसे व्हाट्सएप में होती है ना, आपको पता चल जाता है दूसरी बार ने मैसेज रीड किया कि नहीं किया, आप ब्लू टिक हो जाते हैं। ईमेल में भी ऑप्शन होती है, ये ब्लू टिक नहीं होते लेकिन आपको मैसेज आ जाता है कि उस बंदे ने रिसीव कर लिया। अच्छा, पेरोल वाले ने अब आर्स कहां से, लोग नाम कहां से उठाया? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आर्स वर्ड कहां से आए? टाइम शीट से, अप्रूव टाइम शीट से। रेट कहां से आया? एचआर डिपार्टमेंट। कैलकुलेशन कर ली बेसिक, अलाउंसेस भी ऐड कर लिए, ग्रॉस पे डिडक्शन। डिडक्शन दो तरह की, स्टैट्यूटरी है और वॉलंटरी। स्टैट्यूटरी डिडक्शन की अप्रूवल एम्प्लॉय से लेना जरूरी नहीं है, ये एज पर लॉ हमने जो अपडेटेड टैक्स रेट्स हैं उनके मुताबिक डिडक्शन करनी है। और जो वॉलंटरी डिडक्शन है, और फिर इसके बाद नेट पे की कैलकुलेशन होगी। नेट पे की डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले क्या अप्रूवल होनी चाहिए सीएफओ की तरफ से? क्लियर? अच्छा, ये सारी एक्टिविटीज मैंने ज़बानी कलामी आपको बता दी है। ठीक है, इसमें जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स भी कंट्रोल, लेकिन जो हम पढ़ते होते हैं ना रीड, अब वो रीड करने का इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो 1.5 घंटा आपने कहा हुआ ना, तो उससे ज़्यादा ना लेक्चर जाए। तो हाँ नहीं, हाँ कभी कभी हो जाता, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन आप अब इस लेवल पे हैं कि इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसकी होम असाइनमेंट स्किप कर रहा हूँ। ये जो पेरोल सिस्टम है इसकी होम असाइनमेंट आप करना चाहें तो कर लें ना, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। हाँ सेल्फ ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसको रीड आपने लाजमी करना है। हाँ, मैं कल आपके साथ एक एक इसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज बुक से भी रीडिंग करवा दूंगा, ज़बानी कलामी बता दिया है, लेकिन हो सकता है एक दो प्रोसीजर रह गए हों, बुक से भी रीड करवा दूंगा और कल क्लास में हम इसकी केस स्टडीज भी कर लेंगे। लेकिन आपके लिए रिकमेंडेड है खुद भी रीड करें, और अगर हो सके, हालांकि मुश्किल होगा आपके लिए, हो सके तो केस स्टडी भी पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्टिंग होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कर लेंगे जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे फिर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।